हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम चैप्टर ट्रायंगल से। और इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और मैथमेटिशियन थे थेल्स, जिन्होंने ये थ्योरम दी थी, तो उनके नाम पे इस थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। 10th क्लास में बहुत ज़्यादा थ्योरम्स आप लोग के सिलेबस में नहीं है। दो सर्कल चैप्टर में मिलेंगे आपको और एक ट्रायंगल चैप्टर के अंदर मिलेगी। ट्रायंगल के चैप्टर के अंदर यही बीपीटी है बस केवल, और ये एग्जाम में अक्सर आती थ्योरम है। ठीक है, तो चलिए आज इस थ्योरम को कर रहे हैं। थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन है जो दो साइड्स को एक लाइन है जो किसी एक साइड के पैरेलल है और बाकी दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो बाकी की दोनों साइड्स होंगी, इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करके लाना होता है। मतलब कि अगर ट्रायंगल एबीसी है और इसके अंदर अगर डीई, ट्रायंगल एबीसी में अगर डीई पैरेलल है बीसी के, अगर डीई पैरेलल है बीसी के, तो एडी और डीबी का जो रेशियो होगा वो एई और ईसी के रेशियो के बराबर होगा। ये रेशियो हमें प्रूफ करना है कि रेशियो बराबर होगा। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। एक कंस्ट्रक्शन हमें इसमें करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे ई से एडी के ऊपर परपेंडिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन है। ई से एक परपेंडिकुलर डाला हमने किसके ऊपर, एडी के ऊपर, और इसका नाम क्या रख दिया, एम। तो ई एम जो है वो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है किसके ऊपर, एडी के ऊपर। तो ये लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ करा ई एम परपेंडिकुलर टू एडी, और बी से ज्वाइन कर देना है ई को, बी से ज्वाइन कर देना है ई को। ज्वाइन करा बी से ई को। अब एरिया का यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। हम लोग एरिया के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कैसे, देखो, एरिया का रेशियो निकालेंगे। अब प्रूफ शुरू कर रहे हैं इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ADE का और BDE का, दोनों ट्रायंगल्स का हम क्या निकालेंगे, एरिया और एरिया का रेशियो। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ADE के लिए अगर हम बात करें, ADE के लिए अगर बात करें, और बेस अगर हम AD को ले रहे हैं। अच्छा, बेस और हाइट में क्या मतलब होता है, जिसको भी तुम बेस लोगे उस पे जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी उसको हाइट बोलते हैं। हाइट का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा ऐसे खड़े में ही बनानी है। अगर आपने बेस AD को लिया है तो AD पे जो परपेंडिकुलर होगा, अगर आपने बेस DE को लिया है तो DE पे जो परपेंडिकुलर होगा उसको हाइट बोलेंगे। मतलब जहां तुमने बेस लिया है उस बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, मतलब एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहां पर अगर मैंने बेस लिया AD को, तो इसकी जो हाइट होगी वो कौन होगी, EM। इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, EM। और ऐसे ही अगर बेस लिया इस ट्रायंगल में, किसमें, BDE में, BDE ट्रायंगल में बात करें। अब देखो ये जो BDE ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऐसा, इस तरीके का, ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर मैं BDE को बनाऊं और D पॉइंट यहां रखूं, B पॉइंट यहां रखूं, E पॉइंट यहां रखूं, तो ये इस तरीके का ट्रायंगल है। इस टाइप के ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज अगर एक्यूट ट्रायंगल हो, ये एक्यूट ट्रायंगल है। जो ये था EAD, ये तो कैसा था, एक्यूट था। इसमें अगर AD को बेस लिया तो हाइट ये आ गई अंदर से, कोई दिक्कत नहीं, हाइट ये परपेंडिकुलर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हाइट आई गई। लेकिन अगर ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना दिया, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हाइट कहां से लेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में मैं हाइट यहां अंदर की तरफ तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि हाइट के लिए एंगल का 90 डिग्री होना जरूरी है। तो यहां पर अगर मुझे हाइट चाहिए तो मैं हाइट यहां अंदर को कैसे लूं, नहीं ले पाऊंगा। तो मुझे हाइट कहां लेनी पड़ेगी, ऐसे बाहर से लेनी पड़ती है इसकी हाइट, ऐसे बाहर से, ऐसे।
इसको हाइट बोलते हैं, इसको, ये हाइट होती है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हाइट बाहर से आती है और एक्यूट ट्रायंगल में हाइट अंदर आती है। अब ये जो BDE है ये ऑब्ट्यूज है, देखो ये एंगल जो है ये 190 से क्या है, बड़ा है। तो अगर मैं मेरे को यहाँ से हाइट नापनी है तो मैं अंदर को तो नाप ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि 90 डिग्री तो बनेगा ही नहीं। इसकी हाइट कहाँ से निपटेगी, बाहर से। तो कहने का मतलब BDE के लिए जो हाइट होगी वो भी कितनी होगी, EM। दोनों ट्रायंगल की हाइट EM ही है। ADE की जो हाइट है वो भी EM है और BDE की जो हाइट है वो भी EM है। दोनों ही ट्रायंगल के लिए हाइट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, EM हो जाएगी। इस वाले ट्रायंगल के लिए BDE के लिए बेस हम लेंगे DB को और हाइट इसकी भी क्या होगी, EM। हाइट इसकी भी कितनी होगी, EM। अब ये हाफ से हाफ कैंसिल, EM से EM कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो हमें मिला वो कितना मिला, AD अपॉन में DB। AD अपॉन में DB मिल गया। इसका नाम रख दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं दूसरी तरफ से, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा और कुछ करेंगे। अब अभी हमने कंस्ट्रक्शन यहां से करी थी, E से परपेंडिकुलर डाला था AD के ऊपर। अब हम परपेंडिकुलर डालेंगे D से किसके ऊपर, AE के ऊपर, ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे। एक कंस्ट्रक्शन और कर रहे हैं तो यहां लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में ही क्या करा हुआ हमने, DN परपेंडिकुलर खींचा AE के ऊपर। दूसरी कंस्ट्रक्शन ये वाली करी और D से ज्वाइन कर दिया C को, D से ज्वाइन कर दिया C को, D से ज्वाइन कर दिया C को। ये कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन इस तरफ करी थी, किस तरफ, जिस तरफ ये AB थी। अब कंस्ट्रक्शन इस तरफ करी, किस तरफ, जिस तरफ AC है। एक तो परपेंडिकुलर डाला DN और एक ज्वाइन कर दिया D से C को। अब बिल्कुल सेम यही काम, जो काम हमने इधर AB की तरफ से किया था वही सेम काम हम AC की तरफ से कर रहे हैं। तो चलो फिर दोबारा से उस तरफ से दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालते हैं। फिर से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के एरिया का रेशियो। सेम इस तरीके से ADE और CDE के एरिया का रेशियो। ADE का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ADE का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस ले लेते हैं किसको, AE को। अब इस तरफ से कर रहे हैं तो बेस किसको ले लेंगे, AE को। और अगर AE को बेस लेंगे तो जिसको बेस लेंगे उस पे परपेंडिकुलर लाइन को हाइट बोलेंगे। तो अब इसकी हाइट जो होगी वो कितनी होगी, DN। अगर बेस AE लिया है तो हाइट क्या बनेगी, DN। अगर बेस हमने लिया AE तो हाइट क्या बनेगी, DN। और अपॉन में इसकी बात करते हैं, चलो CDE की। अब देखो फिर से वही बात, CDE ये 90 से बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आ गया। अब इसकी हाइट मैं अंदर से तो ले नहीं पाऊंगा, तो इसकी भी हाइट जब अंदर से ले नहीं पाएंगे तो हाइट इसकी बाहर से आएगी। इसके लिए भी हाइट, किसके लिए, CDE के लिए भी हाइट जो होगी वो क्या होगी, DN। बेस तो वही रहेगा, बेस तो वही रहेगा, कौन, EC। बेस तो सेम रहेगा, बेस तो वही है EC, लेकिन हाइट अब इसकी अंदर नहीं आ पाएगी। हाइट कितनी होगी, DN। तो अब इसका बेस कितना होगा, EC, और हाइट क्या होगी, DN। ठीक है ना। एक्यूट के लिए बेस AE, हाइट DN। ऑब्ट्यूज के लिए बेस तो EC लेकिन हाइट बाहर से आएगी और हाइट कितनी होगी, DN इसकी हाइट होगी। फिर वही काम, हाफ से हाफ कैंसिल, DN से DN कैंसिल। एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ CDE इक्वल टू किसके आ गया, AE अपॉन में EC के। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखो एक बात, एक कॉन्सेप्ट कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स का बेस अगर सेम है और अगर वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रही हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। क्या मतलब, देखो मैं यहाँ समझाता हूँ अलग से।
जैसे आपके पास दो ट्रायंगल, अगर एक बेस लिया, जैसे ये बेस लिया, एक बेस लिया सपोज क्या ए बी, और इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दी, पैरेलल में कोई लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। अब इस बेस को रखते हुए और इस पैरेलल लाइन तक आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ, जैसे एक ट्रायंगल ये बनाया एपीबी, इसका एरिया कितना होगा, एपीबी का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना होगा ए बी, और हाइट सपोज क्या यहाँ से यहाँ तक पी एम है, ये हाइट पी एम है, तो हाइट कितनी होगी इसकी पी एम। सपोज दूसरा ट्रायंगल बनाया ऐसे और ऐसे, इसका नाम क्यू रख दिया। अब बताओ जरा ए क्यू बी का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना होगा ए बी, हाइट कितनी होगी, सपोज क्या यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया, इसका नाम क्या रख दिया, क्यू एन रख दिया, जैसे क्यू एन। एक ट्रायंगल कुछ और बना दिया, चलो जैसे ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया आर, इसका एरिया निकाला ए आर बी का एरिया, इसका एरिया कितना होगा, बेस कितना होगा इसका भी ए बी, लेकिन ये फिर ऑब्ट्यूस हो गया, तो इसका हाइट बाहर से आएगी, इसकी हाइट बाहर से आएगी, सपोज के ओ रख दिया, तो इसकी हाइट कितनी है आर ओ। एक बात बताओ, इन ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा या अलग अलग होगा। देखो हाफ तो तीनों में आ रहा है, ए बी भी तीनों में आ रहा है, क्या ये तीनों बराबर हैं या अलग अलग हैं, पी एम क्यू आर और आर ओ, पी एम क्यू एन और ये क्यू एन है, पी एम क्यू एन और आर ओ। अगर तो ये बराबर हुए तो इसका मतलब एरिया सेम है, अगर तो ये बराबर हुए तो इसका मतलब एरिया सेम है, और बिल्कुल ये बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन कैसी है पैरेलल, तो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस है, तुम यहाँ डालो ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ डालो ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ डालो ये भी परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंसेस भी कैसे होंगी, सेम होंगी। और अगर ये और ये सेम है तो इसका मतलब एरिया, एरिया और एरिया, सारे एरिया भी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ऐसे ट्रायंगल्स जिनका बेस सेम होता है और जो सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, उन सभी ट्रायंगल्स का एरिया जो होता है वो सेम होता है। तो वही कॉन्सेप्ट अब हम अपने इस थ्योरम में यूज करेंगे। अब अगर हम इस थ्योरम को देखें तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल का नाम, जैसे एक ट्रायंगल तो ये है कौन सा, बी डी ई, एक ट्रायंगल तो ये है बी डी ई, और एक ट्रायंगल और है, एक ट्रायंगल है जैसे ये कौन, सी डी ई, एक ट्रायंगल ये वाला है सी डी ई, एक है बी डी ई और एक है सी डी ई। क्या ये जो बी डी ई और सी डी ई ट्रायंगल है, क्या इनका बेस सेम है, क्या इनका बेस सेम है, बिल्कुल सेम है। कौन सा बेस है इनका, डी। तीनों में, दोनों ट्रायंगल में जो बेस है वो कितना है, डी, हाँ तो बेस तो सेम है। क्या ये पैरेलल लाइन के बीच में है, क्या ये ट्रायंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में, बिल्कुल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था, क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन था कि डी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, तो डी जो है वो बीसी के पैरेलल भी है। तो इसका मतलब डी बी डी ई और सी डी ई दोनों ट्रायंगल्स का एक ही बेस है डी, और दोनों जो है वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है, तो दोनों का जो एरिया होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। दोनों का जो एरिया होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से हमें बात समझ में आती है कि बी डी ई का और सी डी ई का दोनों का एरिया जो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ सी डी ई के। इससे पहले आप इसका एक रीजन और दे सकते हो कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। डी ई जो है वो गिवन है हमें क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो एरिया कैसा होगा, इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे इसका, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, triangles on the same base and between same parallels, are
equal in area. Triangles on the same base and between same parallels are equal in area. ऐसे ट्रायंगल जिनका बेस सेम होता है और जो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, उन ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। अगर ये दोनों एरिया इक्वल हैं तो एक बात बताओ कि ये वाला जो पार्ट आया था, ये वाला यहाँ से एरिया ऑफ ADE अपॉन BD, ये वाला जो हमने लिखा था एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE, इसको इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं भाई? BDE किसके बराबर है? CD। तो यहाँ BDE की जगह पर मैं CDE लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो मैं यहाँ पे ADE अपॉन BDE बोलूँ या ADE अपॉन CDE बोलूँ, बात तो एक ही है, क्योंकि BDE और CDE दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। तो मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ADE अपॉन में एरिया ऑफ CDE, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि BDE और CDE सेम ही तो है। अब अगर ये दोनों सेम हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है? AD अपॉन BD किसके इक्वल है? AD अपॉन DB के। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन DB। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन में DB इक्वल टू, और यहाँ पर हम ADE अपॉन CDE की जगह पे क्या लिख सकते हैं? AE अपॉन में EC। फर्स्ट इक्वेशन में आपको दे रखा है कि ADE अपॉन BDE किसके इक्वल है? AD अपॉन DB के। सेकेंड इक्वेशन में आपको दे रखा है कि ADE अपॉन CDE किसके इक्वल है? AE अपॉन EC के। तो यहाँ से AD अपॉन DB बराबर आ गया किसके? AE अपॉन में EC के। और यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, यही तो हमें प्रूफ करके लाना था कि AD और DB का जो रेशियो होगा वो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। और जैसे ही हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT या थेल्स थ्योरम। 99% चांस है कि एग्जाम में मिल जाएगी। 1% हम 100% तो नहीं बोल सकते, पर 99% चांस है कि ये पेपर में मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरम है नहीं। सर्कल की थ्योरम है, तो सर्कल की थ्योरम जो है वो बहुत लेंदी नहीं है, छोटी छोटी थ्योरम है तो वो बड़े मार्क्स में नहीं आती है। तो ये थ्योरम अच्छी खासी थ्योरम है, तो 3 मार्क्स से कम थ्योरम में मार्क्स में ये नहीं आती है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इस थ्योरम की, और एग्जाम में ये क्वेश्चन थ्योरम जो है ये ना तो छूटनी चाहिए ना गलत होनी चाहिए। थैंक्स।